तो नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति विधेयक। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज एक खास मेहमानों में संदीप This call is सांखे now जी being हैं। recorded. संदीप सांखे जी हैं जो शिवसेना से हैं, पालघर मुंबई से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। गायत्री प्रसाद उपाध्याय जी हैं, बोईसर पालघर से। और अरुण कुमार उपाध्याय जी हैं। इन्हीं के जी, साथ आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो किस हद तक सही है और इसकी जो आलोचना की जा रही है, जो इसका विरोध हो रहा है, वो आखिर क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे संदीप संखे जी का। उनसे जानेंगे कि आखिर इस पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले मेरे भाइयों को नमस्कार। संदीप संखे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से। आज जिस तरीके से भारतीय संविधान के नियमों के पर आज एक कदम आगे बढ़ने की सोच जी जिस तरीके से सरकार को दिखाई हुई है, इस सरकार की सोच को तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। जी और अच्छा लगता है नारी शक्ति के बारे में जिस तरीके की सोच है, जी ये सोच इनकी है। और इस नारी शक्ति के आगे बढ़ने के लिए जो आरक्षण की जरूरत होती है, वो जी आरक्षण के बारे में और सोच के लोकसभा के बिल में उन्होंने पास करने की जो पास किया, उसके लिए मैं उनको भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सभी बहनों को, सभी बेटियों को और सभी अपने बच्चों को आज खुशी का दिन है, क्योंकि ये बिल बहुत दशकों से आते ही रह गया है, लेकिन आया नहीं। लेकिन आज आ रहा और आने के बाद में जिस तरीके से खुशी है, वो खुशी दुगनी हो रही है। और ये खुशी दुगनी होने का जो अवसर है, आज हमारे महाराष्ट्र में गौरी गणपति का आज स्थापित दिन है। तो आज के दिन सभी महिलाओं के लिए आज का दिन एक विशेष दिन है। और आज विशेष दिन में इस तरीके से भारत सरकार के जी हेलो संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बोलते रहिए। जिस तरीके से ये पहल एक दरवाजा खोला गया है आरक्षण के बारे में, जी कि आरक्षण एक चीज है कि जिससे सभी जाति के सभी लोगों को एक करके एक शक्ति प्रदान करती है। और शक्ति प्रदान करने के लिए जो सोच, जो एक पहल, एक जो आगे बढ़ने का एक मंसूबा रहता है, वो मंसूबा आज दिखाई दिया है। आज सभी नारी शक्तियों की शक्ति बढ़ाने का जो अवसर है, इस अवसर को मैं नमन करता हूँ, नारी शक्तियों को नमन करता हूँ। नारी शक्ति का जो शक्ति का बढ़ाने का जो अवसर आज इस सरकार ने दिया है, इस सरकार को भी मैं तहे दिल से सराहता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और सभी बहनों को एक बधाई देता हूँ कि आज का दिन उनके लिए बहुत ही खास दिन है। और आज जो उनको एक आरक्षण की तरफ से उनको जो तोहफा मिला है भारत सरकार की तरफ से, वो बहुत ही बढ़िया है। और इसके वजह से आज सभी बहनों को एक अवसर प्राप्त होने वाला है आने वाले समय में। और आज का दिन और आज की ये तारीख हमेशा उनको ध्यान में रहेगी, ऐसी मेरी सोच है। और इस सोच में हमारे महाराष्ट्र की तरफ से हमारे जो पक्ष है, उनके तरफ से भी सभी बहनों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विपक्ष की ओर से दूसरे सुर ये भी उठ रहे हैं कि 9 मार्च 2010 को यूपीए ने जब इसको पास करा लिया था, राज्यसभा में ये पास हो गया था और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इसमें आरक्षण था, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं था, इस वजह से रुका रहा। और यह भी कहा जा रहा है कि ये बिल जो है उसी का कॉपीराइट है। और विपक्ष यह भी कह रहा है कि ओबीसी के लिए इसमें आरक्षण क्यों नहीं है। विपक्ष को तो बोलने के लिए मौका चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष के बारे में ये भी सोचना जरूरी है कि आज इतने दशकों से ये बिल जो रुक गया था, आज उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाने की जो कोशिश हुई है, तो आने वाले समय में सब जाति धर्म के लिए इसका फायदा होने वाला है। लेकिन के लिए भी आने समय में अच्छा ही होने वाला है, उसके बारे में कोई गलत नहीं होने वाला है। और आने वाले सभी जाति धर्म को एक करने के लिए कोई तो पहल करने की जरूरत है। सोच आदमी को सोचने के लिए वह आगे बढ़ने का भी अवसर मिलना चाहिए। तो लेकिन ये जो सोच आप बता रहे हैं, यह सोच तो लगभग 2029 का चुनाव होगा उसी में काम आएगी लगभग। अभी तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट है। नहीं, चुनावी स्टंट बाकी लोगों के लिए लगता होगा, लेकिन चुनावी स्टंट के अलावा जी चुनावी आने वाले
होते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन कुछ तो फायदा होना चाहिए। आज फायदा होने की जगह पे आज एक अवसर प्राप्त हो रहा है, आज एक दरवाजा ओपन हो रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसको तो दिलो दिन से मानना जरूरी है। अगर इस बात को नहीं मानेंगे और सोचते रह जाएंगे तो कोई बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए तो अपने को शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। उसके लिए तो अपने को शुरुआत करने की जरूरत है। बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो एक ही जगह पे रहेंगे। चलिए गायत्री जी का रुख करेंगे। गायत्री जी, स्वागत है आपका। आपका क्या कहना है इस पर? गायत्री जी, आपका नेटवर्क में दिक्कत कुछ आ रही है, आप थोड़ा ठीक से देख लीजिए। मेरा पास किया है तो ये हमने सनातन का ही पालन किया है जी। सनातन का अनुयायी है, भारतीय जनता पार्टी ने बिल को पास किया है। इसके पहले 45 वर्ष तो सरकार ही विपक्ष बोलता है कि ये इन्होंने चुनावी स्टंट के लिए किया, चुनावी लाभ के लिए किया। उनको किसी ने मना नहीं किया था कांग्रेस को कि आप पास करें। उनका राज्यसभा में, लोकसभा में बहुमत 10 साल अभी पीछे सरकार थी मोदी से पहले, वो इसको कर सकते थे, लेकिन वो अगर उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से होता तो पास कराते हैं। और रही बात सनातन, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी सनातन में हमारे पास वैसे भी आरक्षण छात्रों के हिसाब से जिसका भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय है, उसमें शक्ति का जो परिचय है, जो शक्ति का पालन है, दुर्गा जी को दिया गया है, अन्न का भंडार दिया जो दुर्गा जी है, ज्ञान का सरस्वती है, और सनातन परंपरा के पहले से ही हमारे यहाँ 40% नहीं 50% आरक्षण, 50% आरक्षण दिया जा चुका है। उसी का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण पास किया है। इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए सारे दलों, और इन लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है कि जब 2013 में प्रधानमंत्री जी का एक रिक्की सम्मेलन के दौरान जो महिला उद्यमी थी, उनसे ये कहा था कि गुजरात में जब उनकी सरकार थी तो उनसे ये कहा था 2013 में कि हमने 50% आरक्षण महिलाओं को देना चाह रहा था, लेकिन वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने उसको पास नहीं किया। कहीं ना कहीं क्या उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर था? और 2014 में जब सरकार बनी तो तब से लेकर आज तक ये जब सत्ता का लगभग दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तभी आखिर इन चीजों को याद क्यों आए? बीच में 10 साल अगर होता तो अब तक तो ये हो जाता। उसका कारण है हमारे यहाँ राज्यसभा बनाई गई है जी। राज्यसभा का सिस्टम ऐसा है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसका राज्यसभा में बहुमत है जी। ये सबसे बड़ी संगति बनाने वाले ने ऐसे टेक्निक से इसको चेक किया, ऐसे इसमें 2 साल 6 साल ऐसे सिस्टम बनाया जिसकी केंद्र में सरकार होती है, बहुमत नहीं होता है। नहीं, केंद्र अभी तो 2013 में जब आपने ये बात कही थी तो अभी तक तो आप केंद्र में ही थे 10 साल तक। केंद्र में राज्यसभा बहुमत नहीं था। और अभी अगर इसको आ रहा है बहुमत नहीं है, लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। उसका सिस्टम ऐसा है कि जो राज्य में पार्टियां हैं उनके हिसाब से भी राज्यसभा चुने जाते हैं। तो अलग अलग किस तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बहुमत जुटाना पड़ता है, उसका बहुमत होता ही नहीं है राज्यसभा में। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को बहस करना पड़ता है। जैसे सरकार के समर्थन जनता कर रहा है, जगनमोहन रेड्डी कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो चाहे वाकआउट करके समर्थन करें और चाहे वो सपोर्ट करके समर्थन करें, करते हैं तो सरकार बिलों को पास करा पाती है। ऐसे में उसका भी बहुत चाहिए सरकार का। तो ये 13 के बाद से आज तक 10 साल सत्ता चलाने के बाद भी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। हमारा एक साल चुनाव का सिस्टम आ रहा है, कायदे से अगर सरकार को चलाना है, सरकार निश्चिंत होकर काम कर सके, तो मैं तो एक नई चीज कहना चाहता हूँ, राज्यसभा की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी का रुख करेंगे। उपाध्याय जी, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? सर, सबसे पहले तो आप सभी आगंतुक का हृदय से नमन करते हुए स्वागत करता हूं कि आज रिपब्लिक न्यूज चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला जी। जैसा कि संदीप भाई ने अभी बोला कि विपक्ष कुछ भी कहता है जी, जब तक विपक्ष होगा नहीं तो पक्ष रखेगा क्या? जी जी। और रही बात नारी शक्तिकरण का, तो ये तो नारी शक्तिकरण बहुत दिन से ही चल रहा है कि नारियों को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। यह तो पूजते नारी रमनते तत्व देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है।
वो तो संदीप जी ने कहा कि आज गौरी जी के आगमन पर सारी नारियों को मैं सम्मान पूर्वक सम्मान करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। जी ठीक है, लेकिन नारियों के लिए जो ये भारत सरकार ने जो भी मुहिम उठाई है, अच्छी मुहिम है, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ रहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन कहना ये है कि 10 साल बाद ही क्यों सर? क्योंकि लगभग 27 साल इसको होने क्यों हैं। 9 मार्च 2010 को या जो है पास हुआ था, और जब आपकी राज्यसभा भंग हो गई थी तो इसके लिए दिक्कत हुई थी। उसके बाद आज 27 साल होने वाले हैं। 10 साल आपकी सरकार भी रही है। लोग यह कह रहे हैं कि आखिर 10 साल बाद इसको क्यों पास किया गया। क्या अब अगर हम जनगणना भी कराते हैं और परिसीमन होगा तब तक तो 2-2.5 साल निकल जाएगा इसका। मनोहर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इतने दिन बाद नोटबंदी हो सकती है? जी जब नोटबंदी हो सकती है, भारत सरकार नोटबंदी भी कर सकती है, तो नारी शक्तिकरण को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा सकता? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। और भगवान राम पहले बाद में लगाए गए हैं, पहले सीताराम कहे गए हैं। तो जब भगवान त्रेता द्वापर से, जैसे हमारे माननीय डॉक्टर प्रसाद भैया जी ने बोला कि सनातन से चला आया है नारियों का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन बिल्कुल है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। जी 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 रुद्राक्ष सर, आप फेस आपका दिख नहीं रहा है, कैमरा आपका बंद है। जी जी अभी बात ये लीजिए, स्टार्ट हो गया। अभी तक जो लोकसभा में सीटें हैं वो 545 सीटें हैं, जिनमें 82 महिला सांसद हैं, लगभग 15% हैं। अगर यह बिल पास हो जाता है तो लगभग 181 महिला सांसद वहां पर बैठ सकेंगी। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की भागीदारी है वह वहां पर बढ़ जाएगी। नहीं, बढ़ोतरी दिख रही सर। जी, जो महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं बोलना चाहूंगा जी, अपने देश का विकास